क्या उनका विवेक खत्म हो गया? सलमान खान, आमिर खान बताएंगे जी या अमिताभ बच्चन बताएंगे? हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है कूड़े के बीच में पैदा होता है। इस विज्ञापन की दुनिया ने जिम बांट दिया जी और उसके साथ स्टेरॉइड और दे दिए, क्योंकि वो भी बाजार है। बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मैं जितना रुक के सोचा हूँ और नेचर के पास बैठा हूँ, उतनी ही प्रॉब्लम सॉल्व होती गई हैं। उसके लिए अगर 4-50 पेड़ कटते हैं तो मुझे स्वीकार है। आपको लगता है कि अगर हम अपने बस इर्द गिर्द चीज़ों को साफ सुथरा रखें, नेचर का ध्यान रखें, तो उसी में हम भगवान को ढूंढ सकते हैं? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट द स्मॉल टाउन शो में आने के लिए। और सर थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, इस रिवर के पास जो आपने रिवाइव करी है। बहुत सुंदर सर आपका हैस्को फाउंडेशन है। और सर मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ अभी आपके साथ यहाँ बैठ के, क्योंकि सर आपने जो काम किए हैं, और आपको सर पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं। सर मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो भी काम करते हैं, आपका इतना नाम है पूरे देश में, आपको ये अवार्ड्स मिले हैं, तो आप सर वो क्या चीज़ है जो आपको इतना ग्राउंडेड रखती है? और शायद मेरे पास सबसे बड़ा उत्तर ये है कि मैं प्रकृति के नज़दीक हूँ। जी हाँ जी। जब मैं देश की यात्रा कर रहा था, लोगों ने मुझसे पूछा कि इस उम्र में आपकी इतनी ऊर्जा क्यों है? हाँ जी। मुझे लगता है मेरे राज्य का सबसे बड़ा परिचय यही था हाँ कि मैंने कहा मैं उत्तराखंड से आया हूँ, हाँ जी। जो प्रकृति का वाहक है। देश दुनिया को तो देता है, हाँ जी। पर हमको भी देता है, और यही कारण है कि मेरे साथ और मेरे पास इतनी ऊर्जा है। हाँ जी। सर हम लोग सर अभी देहरादून में हैं, और सर देहरादून की ऐसी हिस्ट्री रही है कि स्कंद पुराण तक में इसका वर्णन किया गया है। केदारखंड का हिस्सा हुआ करता था, जो कि शिव जी का निवास माना जाता है। और सर द्रोणाचार्य यहाँ पर आए थे तपस्या के लिए। तो सर इस शहर की हमेशा से एक स्पिरिचुअल एनर्जी रही है, लेकिन आज जब आप इस शहर को देखते हैं, जो भी हम डेवलपमेंट के नाम पे जो भी कर रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या लगता है सर? अब आपने देखो दोस्त, जो बात कही है वो बड़ी सत्य किस्म की है। हाँ जी। जब आत्माएं मर जाएं जी तो फिर शहर नहीं कहलाता, वो जंगल कहलाता है। जी 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 और एक ऐसा जंगल जहाँ पे कोई नियम नहीं होते, जी अनियमितताएं होती हैं, दुर्व्यवहार होते हैं, दुशासन होता है, हाँ जी। देहरादून वो हो चुका है। और इसके लिए सबसे बड़ा दोष अगर कहीं ढूंढा जाए तो शायद हम पर ही है। जी और देहरादून आज से 30-40 वर्ष पहले अपनी अनोखी प्रकृति पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता था। जी जी और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने जीवन के अंतिम अवसरों पर यहीं बसना रहना महफूज समझते थे कि हम यहाँ रहेंगे। और यही कारण है कि इसको एक और संज्ञा दी गई कि सेवा निवृत्त होने के बाद आप देहरादून में रहें। जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये राज्य, ये ख़ास तौर से ये शहर, पहले ये एक छोटा सा टाउन होता था। अद्भुतता थी इसमें, गंजे सर के जो IMA के कैंडिडेट होते थे, कैडेट्स होते थे, वो साइकिल में चलते थे, पेड़ होते थे, और स्कूल की एक अलग तरीके की मुझे लगता है कि वो असर दिखता था। दून स्कूल हो, हाँ जी हाँ जी। और ये सब कुछ एक ऐसा देहरादून को अलग बनाए हुए था। और सबसे बड़ी बात ये थी, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे ये पेड़ों से पटा ना हो। जी हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी प्राकृतिक परिस्थितियों से पहले मनुष्य की प्रवृत्ति मायने रखती है। हाँ जी। और ये प्रवृत्ति ही थी जो कि देहरादून के लोगों की बदल गई। वो अपने घर को अपने घर तक मानते हैं देहरादून को। वो न सड़क को जानते हैं, न शहर को जानते हैं। और जब ऐसा हुआ है और होता रहा है पिछले 10-20 सालों से, तो ये शहर अब या तो कूड़ा घर कहलाता है, या जहाँ सब कुछ छितर बितर सा गया हो और जिसकी शक्ल दिल्ली से मिलनी शुरू हो गई हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपनत्व के भाव खत्म हो जाते हैं। जी जी। और अव्यवस्थाएं ही जन्म ले लेती हैं। हम पता नहीं कौन सा दून बनाना चाहते थे और ये कहीं और चला गया। हाँ जी। तो मेरा
सौभाग्य है कि मुझे बहुत कम जाने का मौका मिलता है शहर की तरफ। जी जी हाँ जी मैं समझता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वो पुराना वाला दून जिंदा है। हाँ जी हाँ जी नहर के रूप में ये नदी है और वन इसके चारों तरफ है। मैं इसी के अंदर अपना जीवन बिताता हूँ। जी जी। सर आपको लगता है कि जैसे अभी टेक्नोलॉजीज़ बहुत आ गई और डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, तो लोग नेचर से बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अगर हम जैसे ये इतने सुंदर जगह पे हम हैं नेचर के पास, लोग यहाँ आके सबसे पहले उनका दिमाग में थॉट आता है कि हम फ़ोटो खींचते हैं और इसको अपने इंस्टाग्राम में डालते हैं या सोशल मीडिया में डालते हैं। और ये तो खैर सोशल मीडिया की बात हुई। लोग जैसे अगर गर्मियाँ हो रही हैं तो सोचते हैं कि सर्दियाँ आ जाए, सर्दियाँ हो रही है तो सोचते हैं गर्मियाँ आ जाए, बारिश से लोग परेशान होने लगे हैं। मतलब रुकावट नहीं, एक फास्ट लाइफ बहुत हो गई है लोगों के अंदर, रुकावट नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मैं जितना रुक के सोचा हूँ और नेचर के पास बैठा हूँ उतनी ही प्रॉब्लम सॉल्व होती गई हैं रुक के। तो सर आपको ऐसा लगता है कि लोग नेचर से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं? पूरी तरह। जी देखो दोस्त, असल में क्या हुआ, जब हम पहले पलते थे, जी पैदा होते हाँ थे, जी। तो हम प्रकृति के साथ ज़्यादा रहते हाँ थे। जी हाँ जी आज पैदा होते हैं तो टीवी, मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ जी रहते जी हैं। जी हम एसी के साथ रहते हैं। हाँ जी हमें एक पेड़ की छांव का मतलब पता नहीं होता, एक नदियों में कैसे नहाते हैं जी वो पता नहीं जी। होता। मैं खेल को ऐसे ही जानता हूँ। मुझे खेल का मतलब कोई क्रिकेट और फुटबॉल नहीं था। जी जब हम छोटे थे तो हमारे लिए पेड़ों पर चढ़ना और उतरना वो खेल होता था, नदियों में कूदना वो हमारा खेल होता था। और यही कारण है कि आज तक वो कूट कूट के भरा है, इसलिए मुझे पेड़ के महत्व पता है। जी, जी। मैं नदियों के मायने समझता हाँ हूँ। जी। तो ये जिस परिस्थिति में हम बड़े होते हैं, पलते हैं, उसी का असर हम पे होता है। हाँ जी जब विदेश में एक बच्चा पैदा होता है तो वो साफ सफाई के बीच में पैदा होता है, जी और हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है कूड़े के बीच में जी, पैदा जी, होता है। जब वो कूड़े से पहले से ही ढल गया तो जब घर से बाहर वो एक कूड़ा देखता है जी। तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। हाँ जी। लेकिन विदेश में उस कूड़े का पहले से ही उसके लालन पालन में शिक्षा है जी, जी, कि आप ऐसे नहीं हाँ जी, फेंकेंगे, जी आप घर और आपका शहर आपका देश है। और यही आपने देखा होगा, जब भी विदेशी आते हैं कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं तो अपनी जेब में डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यही संस्कार कहलाते जी, हैं जी, जी, जी। जो उनके पास है और हमने अपने खो दिए। जी जी जी। सर जैसे अभी हमने विदेश की और संस्कार की बात करी, तो आपको लगता है हम उस तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्योंकि एक सिंपल सा सर एग्जांपल होगा, जिम जैसे बहुत ज़्यादा खुल गए हैं और हमारे समाज में था कि योगा प्राणायाम हम बहुत किया करते थे, और आई थिंक वो जिम से भी ज़्यादा हेल्दी उससे हो सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ निश्चित रूप से तुमने बहुत अच्छी बात कही। देखो दोस्त, ऐसा है हमने सब चीज़ों के रास्ते नए वाले निकाल जी दिए। जी जी आपको मनोरंजन करना है, खेल करना है, तो आपके पास ऐसे रास्ते हैं जिनमें कोई भी न दिमाग लगाना है न श्रम करना है। जी 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 और श्रमहीन कोई खेल नहीं हो जी जी सकता। ऐसे ही आपने सोचा व्यायाम करना है और व्यायाम की परिभाषा में आपको लगा कि मसल्स बननी चाहिए, जी इसलिए आपको इस विज्ञापन की दुनिया ने जिम बांट दिया जी और उसके साथ स्टेरॉइड और दे दिए, जी, क्योंकि हाँ वो जी। भी बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप व्यायाम कर रहे हो जो बाजारी नुमा व्यायाम है, जी तो आप घटनाक्रमों के शिकार हो जाओगे। और ये आज बहुत उदाहरण आ चुके हैं दुनिया भर में कि जिस तरह से जिम में आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, शीशे लगे होते हैं, जी जी जबकि प्रकृति ही शीशा है। हाँ जी कि आप जब प्रकृति के बीच में व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, नदियों के बीच में, वनों में चलते हैं, तो वो अपने आप में एक, क्योंकि व्यायाम का मतलब असल में गलत निकाला जाता है कि वो शरीर की मसल्स बनाने के लिए है या आपके मात्र आपके अंदर एक स्टेमिना के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग के लिए भी होता है, क्योंकि आपका दिमाग आपके स्टेमिना से, आपके शरीर से मैच करना चाहिए। और कभी भी दिमाग वाली कसरत किसी जिम में नहीं आ सकती जहाँ बहुत शोर हो रहा हो और जहाँ पे मतलब तमाम जो आजकल ढकोसले हैं उसमें है। जी तो यही सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में ये सब चीज़ें अगर कहीं से आप नोट करेंगे, ये पश्चिमी सभ्यता है जी और हम पश्चिमी सभ्यता के मारे हैं। हाँ जी
हमारे खान पान रहन सहन हर चीज़ में वो आ चुका है। जी और हमने उनके वो वाले हिस्से तो लिए जिससे हम सुंदर दिखें, जी वैसे व्यवहार करें, जी लेकिन हमने कुछ दूसरे हिस्से नहीं लिए जो कि उनके भी महत्वपूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि पश्चिम देशों में कुछ नहीं था, जी। पश्चिमी देशों में भी था। हाँ जी हाँ जी प्रबंधन की बड़ी कला पश्चिमी देश की थी। इंग्लैंड तो आलू पैदा करता जी, था बिल्कुल, मात्र, पर दुनिया में राज किया क्योंकि मैनेजमेंट था। वो कुछ हमने नहीं हाँ सीखा। जी हाँ जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस लगातार 100-200 सालों में खोया है, जी हमने अपने ही संस्कृति से, अपने तौर तरीकों से, जो अभ्यास हमारे थे, हमने उससे मुंह मोड़ दिया। जी जी और हमें लगा कि नई दुनिया पश्चिम में बसती है। जी लेकिन अब धीरे धीरे जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है, जो मनुष्य ने जो नहीं की, जी कि प्रकृति ने हमें साधना शुरू कर दिया है। जी 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 और प्रकृति के दंश आज हमारे सामने हैं और यही आपको सिखाएगा। इसलिए आपको आपका अपना पुराना भोजन की भी याद दिला दी, क्योंकि कोविड आया जो प्रकृति की देन थी, तो लोगों ने कहा मिलेट्स खाने चाहिए, आपको जड़ी बूटी पर आधारित दवाइयों का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये मनुष्य ने नहीं किया, मनुष्य तो बोल आया, हाँ जी लेकिन प्रकृति ने आपको दवाई बता दी, आपको योग बताना शुरू कर दिया। तो मुझे जो विश्वास है कि प्रभु सबकी सीमा बांधते हैं, प्रभु और प्रकृति में अंतर नहीं होता। जी जी तो प्रकृति आपको आपकी सीमाएं बताना प्रकृति ने शुरू कर दिया है। जी क्योंकि ये भी हमारे सामने है, जब कोविड आया कौन सा देश उससे जीत पाया? हाँ जी अमेरिका हो, चाइना हो, इटली, स्पेन, सबके सब हार चुके थे। फिर भी हम कुछ जीते हुए इसलिए थे, हमने दवा न भी खाई हो, लेकिन हमारा अभी भी भात दाल जी सब्जी रोटी में इतना दमखम है जी। कि जो हमें हर तरह की पौष्टिकता देता है। लेकिन प्रकृति के और भी आने वाले समय में जब अगर हमने सीमाएं तोड़ी तो दंश लगने हैं जी 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 और शायद वही हमें साधेंगे। मेरा मानना है कि 200 साल पहले से लगातार पश्चिम से हवाएं चली थीं, जी लेकिन मुझे लगता है कि 50 साल के बाद आज से जी पूरब से हवाएं चलेंगी पश्चिम के लिए, बिल्कुल। क्योंकि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, जी ये देश के लोग ही सबसे बेहतर ज्ञान विज्ञान रखते हैं। जी। अभी आपने केदार खंड का नाम लिया, द्रोणी का नाम लिया। जितना हम प्रकृति के प्रति बड़ी समझ रखते हैं, जी उतना कोई दुनिया में नहीं रखता। हाँ जी यहाँ देव की तरह पूजा जाता है, जी, हवा, जी, मिट्टी, जंगल, पानी को। ये तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था जिसे हमने ढकोसला कह दिया। जी जी तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति साथ देगी हमको। जी जी सर, जो आपका सफ़र रहा है, जो भी आपने काम किए हैं सर इतने सारे, आपका सर फैमिली सपोर्ट कितना रहा है उसमें? देखो, कभी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन की जो पहली चरण होता है, उसमें फैमिली कुछ नहीं होती, जी जी और स्वयं भी भूल जाना चाहिए। जी जी उसका कारण है जी कि अगर आप फैमिली की तरफ रहेंगे तो फिर आप जिन मुद्दों के लिए आपको जीवन के सुखों को त्यागना है, जी तो आप कैसे करेंगे? हाँ जी लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सच्चे और अच्छे हैं तो फिर फैमिली आपके साथ जुड़ जाती है जी जी और समय में ये हो जाता है। हाँ जी वो गांधी राय हो या कोई या अनिल जोशी, जी जी सबके साथ यही होता है। लेकिन शुरुआती दौर में, हाँ जी। क्योंकि आप अलग बात करते हो, अनोखी बात करते हो, जी, जी। क्योंकि परिवार के अंदर एक बड़ा नारा होता है, सुरक्षा, जी सामाजिक सुरक्षा, इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है कि नौकरी छोड़ रहे हो, जी, जी। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो ये शुरुआत में आप समझा नहीं सकते, जी, हाँ जी। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप उसको अपने तरीके से चलिए। जी। अगर आप पर आपकी दिशा ठीक है तो आप निश्चित रूप से उनको भी एक आने वाले समय में बता पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी मेरे साथ भी शुरुआत में नहीं थी, हाँ अब जी। है। अभी आपने रिसेंटली एक साइकिल यात्रा करी मुंबई से देहरादून तक, 2200 किलोमीटर सर 40 दिन में। सोचने में सर एक शरीर को खुद ही एक थकावट लग जाती है। पर सर आपकी सर उम्र क्या है अभी? 67। 67। सर इस उम्र में अगर आप ये कर रहे हैं तो सर ये एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है सर सबके लिए। और सर आपका इस चीज़ का आइडिया आपको कैसे आया था और आपका क्या एम था इसको लेकर? देखिए, दो बातें हैं। मैं पहले भी यात्रा कर चुका हूँ, जी, जी, जी। कन्याकुमारी से हाँ जी, कश्मीर हाँ तक जी। की साइकिल जी, यात्रा, जी। सिलीगुड़ी से उत्तराखंड जी, की जी, साइकिल जी, यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर वाली तो और भी लंबी यात्रा अच्छा। थी। देखो दोस्त,
ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जी जब भी कुछ बात बोलनी हो, समझानी हो और बांटनी हो, जी पीड़ाओं के साथ करो, हम्म तो तब आप लोगों का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। जी इसलिए पद यात्राओं का, पथ यात्राओं का हमेशा से चलन रहा है। हाँ, वो भी छूट गया समय आने पे, जी क्योंकि आज लोग आंदोलन भी मोबाइल और मोटरसाइकिल में करते जी हैं, जी बिल्कुल 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 तो वो असर नहीं बन पाता। जी जी लेकिन पीड़ाओं के साथ जब आप यात्राएं करते हैं तो हुजूम जुटता है आपके जी, साथ, जी। लोग मिलते हैं आपको, हाँ जी आपके कष्ट को प्रणाम करते हैं, और वही समय होता है कि जब आप संदेश भी बांटना चाहते जी हैं। जी जी देखो दोस्त, ये वो समय था है जी जब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे बड़े खड़े हो चुके हैं दुनिया भर में। एक नंबर 2 कि अपना देश भी इसकी पीड़ा का हिस्सा है। जी नंबर 3 हम प्रगति को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते, हम विकास को चाहते ही चाहते हैं। और नंबर 4 कि एक ऐसा विकास जिसे कल प्रकृति ही डुबा दे, जी उसका क्या करना। जी जी और जो कि प्रकृति ने किया है, इतनी ढेर सारी बाढ़ें आई हैं, जी इतने ढेर सारी बीमारियां आई हैं, तूफान आए हैं, फ्लैश फ्लड्स आए हैं। तो मैं यह बात करने, मैं और मेरे साथी इस देश में निकले थे कि प्रगति भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए। जी सोची समझी रणनीति थी। प्रगति का सबसे बड़ा सूचक मुंबई है, जी हाँ जी जहाँ सेंसेक्स जी, ऊपर जी, नीचे गिरता हाँ है, जी। बॉलीवुड बसता है जी और लोग अपना डेरा बनाना चाहते हैं। तो प्रगति का सूचक था। और प्रकृति उत्तराखंड है, हिमालय का हिस्सा है, इस दोनों के बीच में थी, समुद्र था जी। और पहाड़ था। देश वैसे भी समुद्र और पहाड़ के बीच में ही बसता है। एक इकोनॉमिक कैपिटल थी, एक इकोलॉजिकल कैपिटल थी। तो इसके बीच में इस यात्रा को करने का मतलब था यह भी बताना कि अब समुद्र भी सुखी नहीं है तो पहाड़ भी नहीं। जी सर और एक ही कारण है कि कहीं हम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। जी जी दूसरी बड़ी बात ये थी कि यह स्वीकार न और स्वीकारता के साथ चलना कि प्रकृति भी चाहिए तो प्रगति भी चाहिए। हाँ जी असल में आज हमारे पर्यावरण के मित्र जितने भी हैं, पर्यावरणविद मित्र जो जितने भी हैं, वो एक तरफा हो जाते हैं। जी अगर किसी सड़क के लिए जंगल कटता है तो शोर खड़ा हो जाता जी, है, जी। लेकिन उन गांवों से पूछो जिनके घरों में सड़क न गई हो। जी जी आज ही मैं पढ़ रहा था एक अखबार में, एक छोटा दिव्यांग बच्चा रुद्रप्रयाग का गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री से कि मेरे गांव में सड़क भेजिए क्योंकि मैं जा नहीं पाता हूँ। तो उसके लिए अगर 450 पेड़ कटते हैं तो मुझे स्वीकार है, जी क्योंकि ध्यान रहे, क्योंकि हमने एक काम कर दिया कि प्रगति अलग कर दी और प्रकृति अलग कर दी। दोनों के ठेकेदार अलग अलग किस्म के लोग हो गए। जी जी प्रकृति के संरक्षक प्रकृति की बात करेंगे, प्रगति के संरक्षक कहेंगे नहीं साहब प्रगति तो होनी चाहिए। जी, जी। मैंने बीच के रास्ते को अपनाया है पहले से। जी मेरा मानना है कि दोस्त, एक जब सड़क बनती है, जी सड़क के नियमों का पालन करो कि एक सड़क कैसी बननी चाहिए। दुनिया में कौन सा देश है, खास तौर से स्कैंडिनेविया, हाँ यूरोप, जी। चाइना, जहाँ पहाड़ ना हो और वहाँ सड़कें ना बनी हो। जी जी जाते हैं सब लोग स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, लेकिन वहाँ सड़क बनाने की विधि और सड़क बनाने का जो पेस है वो बहुत स्लो होता है। कि आप एक महीने में 5 किलोमीटर बनाएंगे, सबको स्टेबल करते हैं। यहाँ एक महीने में जब 50 किलोमीटर बनेगी, जेसीबी चलेंगी, तो वो तहस नहस हो गई। जी ये है मध्य रास्ता कि आप सड़क बनाए, लेकिन लड़ाई ये होनी चाहिए कि आप सही तकनीकी और सही पेस के साथ बनाएं। और प्रकृति को कम से कम नुकसान तभी होगा जब आप धीरे धीरे करेंगे। हाँ जी पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सड़कें गेती फावड़े से बनती थी, तब नुकसान नहीं। अब जेसीबी और वो लगाते हैं बारूद। तो ये अंतर समझते हुए जी जरूर रास्तों की तलाश की जानी चाहिए, जी, ये मेरा मानना है। वरना तो ठीक था ना, फिर उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा था? हाँ जी हाँ जी ठीक थे ना पहले। जी जी तो इस राज्य को मानने के पीछे अब ये लड़ाई होनी चाहिए कि हमारी जो डेवलपमेंट शैली हो वो किस तरह से हो, टेक्नोलॉजी इंटरवीन करें, माइल्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसकी लड़ाई का समय है मेरी दृष्टि में।
सर आपकी जो साइकिल यात्रा थी उसमें आपके साथ काफ़ी युवा लोग भी गए थे, तो सर आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा था कि माँ बाप को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों में। तो सर आपको क्या लगता है माँ बाप को क्या सिखाना चाहिए लोगों को कि अपने बच्चों को कि बांध देखिए, के नहीं हाँ, रखना है? मैं तो आज के माँ बापों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने बच्चे को स्वतंत्र कम से कम इस तरह के कार्यों के लिए नहीं हाँ रखेंगे जी। और उससे कहेंगे ये मत कर, साइकिल मत चलाना, यात्राओं में मत जी, जाओ, जी, जी। तो मुझे नहीं लगता है कि हम अगली पीढ़ी के सामाजिक कार्यकर्ता तैयार कर पाएंगे। जी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं जब गया था तो मैं अपने पुत्र को भी ले गया था। मेरा मानना था कि कल वो आने वाली पीढ़ी का एक सोशल क्रूसेडर बने, जी। और यही मेरा मानना है। मैं तो फिलहाल जो जिनके बच्चे मेरे साथ गए थे, जी, जी, जी। मैं उन माँ बाप को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता जी। हूँ कि उन्होंने ये साहस जुटाया। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो 2400 किलोमीटर की यात्रा थी, ये हाईवे से होने जानी थी, ट्रक चलते हैं, ट्रैफिक चलता है, किसी भी दुर्घटना की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। जी, जी। तो ये कलेजा था माँ बाप का कि उन्होंने भेजा, और मुझे लगता है कि उनसे सीखना चाहिए। जी, जी। और इन बच्चों ने जो पूरा देश देखा, ये इनकी जीवन की एक ऐसी यात्रा है, जी। हो सकता है कल वो इसी यात्रा को किसी और कारणों से कहीं और करें। जी। ये शिक्षा भी थी, जी। मेरे द्वारा दी गई दीक्षा भी जी, थी। जी, जी। तो मुझे लगता है कि युवाओं को खुद सोचना चाहिए जी, हाँ जी। कि वे विज्ञापनों पर कैसे तय कर पाएंगे कि कौन सी क्रीम लगानी है और कौन सा बिस्कुट खाना हाँ है, जी। और कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी जीन्स पहननी है। जी, जी। क्या उनका विवेक खत्म हो गया? सलमान खान, आमिर खान बताएंगे जी, जी। या अमिताभ बच्चन बताएंगे कि कौन सी? अब तो दवाएं भी वैसी ही बिकती हैं हाँ जी। कि आप खांसी की दवाई में ये खाइए, कोई हीरो साहब कहते हैं। अब आप देखिए कि हम विज्ञापन जगत के लोग हैं, आप ब्रांड में खो गए हैं और ब्रांड ने आपका बैंड बजा दिया है। सच्ची बात यह है, एक उत्पाद जो 5 रुपए का मिलता है वो विज्ञापन के बाद 500 रुपए का हो जाता है। सही बात है। तो जब विज्ञापन जगत आपको चलाएगा, कौन है ये जितने हीरो लोग हैं, फिल्मी जगत के मित्र लोग जितने भी हैं, उनका तो वो रोजगार है, प्रोफेशन है कि आप उनसे कहेंगे इसको बेचो, वो बेचेंगे आपके साथ। लेकिन आप और मैंने अपना विवेक खो दिया, हम उस पर सोच कर तय करते हैं हमें ये खरीदना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ये किसी समाज के लिए ठीक नहीं होता। और अपना आपका चेतन होना चाहिए, अपना विवेक होना चाहिए कि हम क्या खाएं, क्या पहने और कैसे रहें। जी, ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। सर, जब मैं आपकी साइकिल यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि वो सर्वाइवल कैसे रहा होगा सर आपका खाना पीना रहना। हाँ, वो सब हमने एक और संकल्प लिया था कि जब हम यात्रा करेंगे, हाँ जी, तो हम अपने साथ बहुत कम संसाधन, जो कि सिर्फ किसी चुनौती, कोई चैलेंज आ जाए, कोई क्राइसिस ऐसी आ जाए, हम उतना संसाधन लेके चलेंगे। अच्छा। हमने ये भी तय किया था कि कोई भी यात्रा को भागीदारी की यात्रा बनानी चाहिए। जब आप लोगों से 10 रुपया भी ले लेंगे, कोई हमें मूली देता था, कोई हमें कद्दू देता था, और हम रास्ते में खाना पकाते थे और खाते थे। तो ये इस तरह की यात्राएं भागीदारी की यात्राएं होनी चाहिए। कोई हमारे ठहरने का इंतजाम कर रहा था, कोई हमारी बैठकों का इंतजाम कर रहा था, कोई भोजन करा रहा था, कोई रुपए भी पकड़ा रहा था। कहीं पे उतरे थे तो कोई आदमी आता और लड़कियों को देख करके कहता कि बेटा क्या कर रहे हो? कहते हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो उठा के उनका था बेटा बैठो, चाय पिलाते थे। अरे वाह। और ऐसे ही एक गांव में उन 2-3 लड़कियां थी, शालिनी थी और एक श्रुति थी, एक दीपा थी। महिलाएं उस लड़कियों को किनारे ले गई, उनके हाथ में 10-10 रुपए दिए। अरे वाह। देखो, इस यात्रा में एक बात तो मेरी समझ में बहुत मजबूती से आई कि ये देश अभी जिंदा है। इसके संस्कार, इसकी संस्कृति है, जो भावना हम दूसरे के लिए रहते हैं, इस देश में बहुत मिलती है। तो ये यात्रा दूसरों पर निर्भर थी। और जब हम भिक्षा भी लेते थे तो मिलती भी थी, लोग पैसे भी देते थे। तो कोई रेड़ी वाला कोई सेब पकड़ा देगा, कोई अमरूद पकड़ा देगा। हमने सब कुछ में कोई परहेज नहीं किया। हमें जो दे सके वो हमको दे दे। और किसी ने चप्पल भी दिया, किसी ने बैग भी दी। अरे वाह सर, मतलब वो इंसानियत जिंदा है। इंसानियत भी जिंदा है, और इनसे आपको शिक्षा मिलती है इस तरह की यात्राओं में। और फिर आप पर आत्मविश्वास बढ़ते हैं कि आप
सबको जुटा सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि जिस विषय को लेकर आप चल रहे थे ये सबका विषय था, आपका विषय नहीं था। जी 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 तो इसलिए लोग उससे जुड़ते चले हाँ जाते जी, हैं। जब भी विषय सामूहिक होते हैं लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं जीईपी के बारे में पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा बता सकते हैं जीईपी के बारे में, और आपको क्यों लगा कि आपको उत्तराखंड में लाना चाहिए, और जीईपी और जीडीपी में फ़र्क क्या है? देखिए अभी दुनिया में एक ही सूचक है विकास का, उसका नाम है जीडीपी, ग्रॉस जी, डोमेस्टिक हाँ जी, हाँ प्रोडक्ट, जी। सकल घरेलू उत्पाद। जी, जी, जी। ये 4 पिलर है इसके, जी, जी, जी। एग्रीकल्चर, हाँ जी, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। इन चारों के बीच से किसी देश को ये देखा जाता है कि कितना सुंदर अच्छा हाँ है। जी। ये सारी कहानी एक बेहतर जहान को बनाने के लिए है, ओह! लेकिन जान के सवाल इसके अंदर नहीं है। जी। जान आपकी मिट्टी से जहाँ भोजन बनता है, जी, जी। हवा से जो आपकी प्राण वायु कहलाती है, बिल्कुल। पानी जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जी। और जंगल जिनसे ये सब मिलता है। जी, जी। इनको लेकर के जीडीपी में कभी कुछ नहीं था, और 200-300 साल से ये करीब 1935 में आई जी, थी, जी, हाँ और जी। ये फिर 90 को आते आते जीडीपी सबसे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने पास की, उसके बाद चाइना, और फिर सारी दुनिया आजकल जीडीपी कर जी, रही है। जी, जी। अब इस इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर ने जो कमाल किए हैं वो तो सामने है। जी। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की चिंता ये है कि विकास जो आपाधापी में किया जा रहा जी, है जी। इस पर कहीं नियंत्रण होना चाहिए। और अब ये सामने आ गया है कि प्राण वायु विषैली हो गई, पानी गायब हो गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जीडीपी कल धड़ाम से गिरेगी, इसलिए जी। कि 70% से ज़्यादा जीडीपी दुनिया की वो नेचुरल रिसोर्सेज पर टिकी हुई है। तो इसलिए एक सवाल पैदा था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर के साथ तो हैं, पर जान बचाने के लिए या इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जंगल भी बढ़ते हैं, बिल्कुल। जंगल के पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई जा जी, सकती जी, है, जी। क्वालिटी क्वांटिटी। तो वो एक सूचक होना चाहिए कि कितने जंगल बढ़े, क्वालिटी हाँ क्वांटिटी। जी। मिट्टी अगर जहरीली हो गई केमिकल फर्टिलाइजर से, तो कितनी आपने वो बेहतर की कि आपने ऑर्गेनिक बनाया, उसका भी आंकड़ा आ सकता है। जी। प्राण वायु अगर 200 पीएम वैल्यूज़ है तो आपने कितनी घटाई, अगर 100 घटा दी तो 100 आपकी ऐड कर दी आपने अच्छी हवा। जी, जी। और इसी तरह से वर्षा का पानी जो अंततः सारी पानी का स्रोत है, चाहे वो ग्लेशियर है, चाहे कुएं का पानी, चाहे नदियों का पानी, वो उसका स्रोत है। जी। ये कितना बड़ा उस गिवन ईयर में या सरकार ने ऐसा क्या किया कि ये क्वांटिफाइड, इस क्वांटिफिकेशन इसका हुआ, उन चारों को मिलाकर, इन 4 पिलों को मिलाकर जीईपी की कल्पना की गई। 10-12 साल इस पे लगे और हाई कोर्ट से लेके और ये सब कुछ हुआ, अंततः ये कैबिनेट ने यहाँ के अप्रूव कर दिया। अच्छा। अब इक्वेशन डेवलप हो रही है जिसमें कई संस्थान जुड़े गए हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। पर ये पहला सूचक देश दुनिया का होगा जी। जो इकोलॉजिकल ग्रोथ बात करेगा उसी तर्ज में जिस तरह में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। और कम से कम हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि हम इकोलॉजिकली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कि देखो दोस्त, अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो मेरे और आपके पल्ले पड़े न पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। कि बड़े बड़े अरबपति खरबपति उनका अगर दुनिया में चौथा नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा है, तो मेरा नंबर और मेरे गांव वालों का तो कोई नंबर नहीं है भाई जी, इसमें। जी। लेकिन जब जीईपी बढ़ेगी तो सबको हवा चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको मिट्टी चाहिए, बिल्कुल सर। सबको वो जंगल चाहिए। जी, तो वो सबकी होगी, जीडीपी मुट्ठी भर लोगों की है। बिल्कुल सर। इसलिए जीईपी की कहानी शुरू हुई। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो मैं अपने हर गेस्ट से ही पूछता हूँ, कि हम जो भी कुछ काम करते हैं उसके पीछे सर एक उम्मीद, एक होप रहती है। तो आप अभी जिस भी फेज़ में अपनी लाइफ के है, आप क्या होप कर रहे हैं? हाँ, बिना आशाओं के तो कभी कुछ मूव होता ही नहीं है। बिल्कुल, पहला तो सिद्धांत यही है। बिल्कुल। मैं होप ये कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि अगर जीईपी जैसा एक ग्रोथ मेजर आएगा तो कहीं बाध्यता बन जाएगी कि आपको अपने इकोलॉजिकल ग्रोथ भी करनी है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। नंबर दूसरी बात यह है, इन तमाम तरह की बातों, यात्राओं, लेख लिखने से हम कहीं जन जागरण कर पाएँ और ये आवाज़ बुलंद हो और सबकी आवाज़ हो। बिल्कुल। मैं बार बार कहता हूँ
कि जिसको हवा ना चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए, जंगल नहीं चाहिए, वो न जुड़े हमारे साथ। और अगर आपको चाहिए, जी आप जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि जो स्थायी आंदोलन होते हैं जी वो एक झटके में आते और चले जाते नहीं हैं। स्थायी आंदोलन जो होते हैं लंबे चलने वाले, उसमें लंबा भी सफ़र चाहिए होता है। जी जी और मुझे पूरा आशा है कि आने वाले समय में बहुत से लोग इसे समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर अनिल जोशी नहीं भी समझा पाया या अन्य जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग नहीं भी समझा पाए, एक आशा पक्की है और उम्मीद पूरी है कि प्रकृति समझा देगी। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ मेरे ध्यान में अभी आई कि आपकी बातें सुन के कि लोग जैसे भगवान को ढूंढते हैं और कुछ काफ़ी चीज़ें प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं। तो सर आपको लगता है कि अगर हम अपने बस इर्द गिर्द चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें, नेचर का ध्यान रखें, तो उसी में हम भगवान को ढूंढ सकते हैं? मैं अक्सर बोलता हूँ जी, हम में से किसने भगवान देखा? जी 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 किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन पानी देखा जिससे प्यास बुझती है, जी प्राणवायु देखी है जिससे सांस लेते हैं, जंगल देखा है जिससे कई उत्पाद मिलते हैं, मिट्टी देखी है। जो देखी है जी उसको ही प्रभु का दर्जा इस देश में इसीलिए दिया गया था कि उससे जीवन संभव है, बिल्कुल बिल्कुल जिसे हमने नकार दिया। जी 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 अब भगवान जी तो हमने क्या कर दिए हैं कि अपने अपने घरों में कैद कर दिए। जी जी एक मूर्ति लाए, पूजा की, उससे ही सब कुछ मांग लिया, जी वहीं निपटा दिया। जी लेकिन प्रभु प्रकृति में अंतर नहीं है। जी। अगर आपके घर के बाहर कूड़ा है जी तो कहीं ना कहीं वो घर के अंदर के प्रभु उससे कहीं ना कहीं विचलित हैं, बिल्कुल, जो हमने समझने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल हमने तो जो ढोंग रचा है जी प्रभु को समझने का, समझाने का और बांटने का, जी वो नहीं चलेगा। जी और शायद यहाँ पे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज को मैं ये मानता हूँ कि इसने हमें मेटेरियलिस्टिक बना दिया है। जी हाँ जी बिल्कुल। लेकिन स्पिरिचुअल अगर आप साथ में इसके जुड़ जाए, हाँ जी फिलॉसफी को लाइफ की इसके साथ जोड़ दें, जी तो मुझे लगता है कि प्योर टेक्नोलॉजी, साइंस मेक यू मेटेरियलिस्टिक। जी और जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ देंगे देन यू विल बिकम रियलिस्टिक। बिल्कुल। तो रियलिस्टिक बनने का समय जी है, जी बिल्कुल। ये मेरा मानना है। सो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और आप आई होप आपको अच्छा मज़ा आया हो सर बातें करने में। बहुत अच्छा लगा है मुझे। और मुझे मानना है दोस्त जी कि तुम्हारी पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा जी इसी बात की होनी चाहिए। जी बिल्कुल प्रकृति और पर्यावरण। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। और आई होप सर आपकी बातें सुन के, सर हम लोग तो मोटिवेट होते हैं आपके काम को देख के, आपकी बातें सुन के। आई होप जो लोग देख रहे हैं वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए और अवेयर हो जाए और नेचर का ध्यान रखें, बस मेन पॉइंट ये है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।